नमस्कार। तो आज का हमारा सेशन जो रहने वाला है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें टोटल सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कशन करवाने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के बेस पे ये क्वेश्चन पेपर होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि पैटर्न क्या होगा, इसको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, किस तरीके से कॉलेज होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, सिलेबस कितना है, ठीक है, कितने कॉलेजेस हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप कीजिए, सारी चीज़ें हमने समझा रखी हैं पिछले वीडियो में, उसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वैसे आपको पता ही होंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कटता है, यानी माइनस मार्किंग कितनी है, माइनस मार्किंग है 1/4, यानी अगर हालांकि अधिकतर अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है आपका, तो आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद 400 मार्क्स होते हैं इस तरीके से। और इसका जो पैटर्न होता है वो जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें आपके जीके, जीएस प्लस सारी जो चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स, सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेंटल एबिलिटी का होता है, जिसमें नॉर्मल रीजनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न इस तरीके से बनता है। मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते तो इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का भी अगर आपका बेस मजबूत है तो प्लस बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पर आप यहाँ पे फोकस, तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी के साथ में उसको कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी भी नॉर्मल रीजनिंग के अंतर्गत ही आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसको अभी हम डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें सारे पेपर को। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, 90 मिनट दिया जाता है, यानी आपको 1.5 घंटे जो है दिए जाते हैं। इस तरीके से सारे पैटर्न को हमने समझ लिया है। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी दूसरे सर से आप वहाँ पे जुड़कर पूछ सकते हैं, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बैच। राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, तकनीकी भाषा है, ये किस भाषा में आप यहाँ पे रखेंगे। तो भारत के पक्ष में अगर देखा जाए तो भारत को जो है, भारतवर्ष में हिंदी को जो है राजभाषा के तौर पर माना जाता है। ठीक है, ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाली बोली किस प्रकार की है ये आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की, ये आपको बताना है। तो जो ढूढ़ाली है, ये ढूढ़ाली किसकी भाषा है, ये है पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ये कहाँ की है, ये पूर्वी राजस्थान की है। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला हमारा है 8वां नंबर कि ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है। ब्रजबोली नाम से किसे जाना जाता है, पंजाबी को, मराठी को, गुजराती को या पुरानी बांग्ला को। ऑप्शन आपकी इस प्रकार से है। देखिए, ब्रजबोली जो है पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। ठीक है, ब्रजबोली नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। क्या है कि मराठी है, ये क्या है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक मनई के दुई बेटवे रहन। ठीक, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दई द। ये सौतरण में किस बोली के है, अगर आप अवधि में रहे होंगे तो आपने साफ साफ इसके पकड़ लिया होगा। ठीक है, जैसे कि अवधि में क्या होता है कि ओ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कहाँ जात हो खाओ, कहाँ जाइ हो, करी हो कि न करी हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटवे रहीन रहीन। ठीक है, ये रहीन क्या है, ये कुछ पॉइंट है जिससे आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं अवधि भाषा को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अवधि कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, बहराइच गोंडा। ठीक है, अयोध्या के पास में। तो मैं भी अवध निवासी जो है 6-7 साल वहाँ पे रहा हूँ, तो मुझे भी अवधि जो है चीज़ें आती हैं। अगर आप बेसिकली अवध के निवासी तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं आने वाला, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप रहीन, ठीक है, और वो मात्रा होती है इसमें। ठीक है, इससे आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आइए वर्णमाला से संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्न देख लेते हैं। 5 प्रश्न हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, अगले 5 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। ख, य, ग या फिर ज। ठीक है, नासिक के व्यंजन आपको बताना है। तो च, छ, ज, झ, इ। ठीक है, ये क्या है, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला हमारा है 7वां नंबर की ए, अय वर्ण क्या कहलाते हैं। जो ए, अय वर्ण है वो नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। आपको पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में जो है अयोगवाह वर्ण आपसे पूछा गया है, आ ई उ या फिर अंग अह। ठीक है, आपको बताना है। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो ये है अह। ठीक है, अंग अह। हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। इसमें आपको द्वित्व व्यंजन को छांटना है। तो जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होती है तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन होता है। तो ल की आवृत्ति दो बार हुई तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर की श ख स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संघर्षी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हमारा अगला जो है टॉपिक वर्तनी से संबंधित, हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। 5 प्रश्न इससे भी। शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। सृष्टि किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। सृष्टि आपको बताना है, तो इसमें छोटा सा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, री की मात्रा, फिर टा पे छोटी की मात्रा, फिर आधा खटकोड़ वाला ख। ठीक, तो हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्रम, क्रमपा या फिर कृपा या फिर कृपा, किस तरीके से आपको लिखना है। तो ये काफ़ी इजी था। ठीक है, कृपा इस तरीके से लिखा जाएगा, आपको भी पता होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तहसीलदारी किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो स पे बड़ी की मात्रा होती है, इस बात को ध्यान रखना है। तो तहसीलदारी इस प्रकार से हमारा लिखा जाएगा। हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगले में भी शुद्ध वर्तनी को आपको अपकीर्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो क में बड़ी की मात्रा होती है और त में छोटी की मात्रा होती है, साथ साथ में उड़ंतु वाला र होता है। ठीक, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला हमारा है आखिरी इस सेक्शन का कि 10वां नंबर कि शुद्ध वर्तनी का आपको याद बताना है कि छः कैसे लिखा जाएगा। छः, ठीक, तो छः और यहाँ पे 2 बिनती होंगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा। आइए संधि से संबंधित जो है 5 प्रश्न हम अपने देख लेते हैं। देखिए, संधि तो हमने 5 प्रश्न ऑलरेडी कर रखे थे, तो अगले 5 प्रश्न हम देखेंगे। इनमें से स्वर संधि को आपको उदाहरण बताना है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। इसमें से स्वर संधि को आपको उदाहरण बताना है। तो पोधन अन, ठीक है, पवन हो जाता है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये स्वर संधि का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी है जो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी है, अ और आ की मात्रा छोड़कर। तो अगला हमारा है 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। सदैव, जलीय, गुरुपदेश या परमोदार्य। तो गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश हो जाएगा, जिससे हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दीर्घ संधि में एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा मिलकर बड़ी मात्रा बनाती है, जैसे अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा गुरुपदेश में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं हुआ है, तो इसको जैसे हमारा ये उदाहरण नहीं है। किसका नहीं उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा 8वां नंबर कि निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि पद का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा दैन्यारी। ठीक है, दैन्यारी इसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, आपको बताना है कि पवित्र दिया गया या काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं। बाकी अगर बेसिक कंप्लीट करना चाहें तो उसको भी बता दीजिएगा, मैं बेसिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, पवित्र में आपको प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया है। इसमें यड़ संधि है, गुण संधि है, आयात संधि है या फिर वृद्धि संधि है, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सी संधि है पवित्र में, इसमें अयादि संधि है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला हमारा है इत्यादि का आपको संधि विच्छेद पूछा गया। तो इत धन आदि होता है, आपको आदि होता है, आपको पता ही होगा। तो इति धन आदि क्या मिलकर बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, इस तरीके से हमारा डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए प्रत्यय से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय मतलब जो अंत में लगे, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे। ठीक है, तो इक, नि, सित या फिर इत। तो इत हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लगे, उपसर्ग मतलब जो पहले लगे। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगे। ठीक है, और उपसर्ग मतलब जो पहले लगे। तो निर्वासित में जो हो जाएगा इत, हमारा पहला ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है 7वां नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक, तो
अक प्रत्यय लगा हुआ है लेखक में, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज, अनुज को जो है बताया है कि स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपको किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? अनुजा, तो अनुजा हो जाएगा, ठीक है। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या कर देंगे? आ लगा देंगे, तो अनुज से अनुजा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर कि सुत शब्द स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत, सुतिया, सुतुआ या फिर सुती। देखिए, सुत को हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का प्रयोग करेंगे तो सूता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। वहीं अगला हमारा है 10वां नंबर कि अस्पर्श अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? स्पृश्य, ठीक है, स्पृश्य। तो नि, अनु, अ या फिर कु, अस्पृश्य, ठीक है। तो इसमें क्या बनाना है? किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो आगे यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? अस्पृश्य का अस्पृश्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका विलोम हो जाएगा। अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य है, अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य नहीं है। आइए समास से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है। समास से संबंधित 5 प्रश्न देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो आपको पता होगा कि बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, ठीक है। जैसे कि आपने उदाहरण भी इसका दिया होगा, देखा होगा कि हाथ है पाड़ी में जिसके, या फिर चक्र है हाथ में जिसके, वो कौन है? विष्णु है। तो यहाँ पे प्रथम पद और अंत पद ये दोनों प्रधान पद नहीं है, जबकि तीसरा पद यानी विष्णु भगवान क्या है यहाँ पे? ये बहुव्रीहि के उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें पहला पद और आखिरी पद जो है अप्रधान पद है, जबकि आखिरी पद जो है अंतिम पद यानी जो तीसरा पद होता है वो प्रधान पद होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में आपको इंद्रियों पर विजित करने वाले इंद्रदेव, इसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देवासुर में द्वंद्व समास है, ठीक है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देवधन असुर। अगला हमारा है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में आपको समास बताना है। तो देशांतर में तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला हमारा है कि दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में हमारा कौन सा समास है? दीनानाथ में हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आइए शब्द भेद से भी 5 प्रश्न अपने देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा शब्द भेद है। तो अगला प्रश्न से संबंधित पहला प्रश्न है कि परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, ये आपको बताना है। देखिए, ये कौन सा है? परीक्षा शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। तत्सम मतलब क्या होता है? जिसको हम संस्कृत से हूबहू ले लेते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी आपको जिसको बोलने के बाद आपको लगे कि हाँ ये संस्कृत का भाषा है तो वो तत्सम होगा। और जो हम आमचाल की बोल भाषा में उपयोग करते हैं जिस शब्द को, या फिर कहे कि संस्कृत का टूटा फूटा वर्ड जो होता है, तोड़ फोड़ को जो बनाया गया वर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और जो देश में जो हम गांव में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों का, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। विदेशज क्या हो जाएगा? जैसे कि जो अंग्रेज के लोग जो है वर्ड दे गए थे और उन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लेकिन इसका हंती उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा? भगभगड्डा, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट शब्द क्या है ये आपको बताना है। ये विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशियों के द्वारा दिया गया था, जबकि इसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आएंगे, ठीक है। तो विदेशज शब्द हो जाएगा, जिससे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है ये आपको बताना है। खेत या फिर लोटा आपको बताया गया था, तो लोटा क्या हो जाएगा? इसमें देशज शब्द आ जाएगा, ठीक है, ये देशी शब्द है। अगला हमारा है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण न करे उन शब्दों को क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन यौगिक शब्द है ये आपको बताना है। लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी। तो यौगिक शब्द आपसे पूछा गया है, तो इसमें विद्यालय शब्द जो होगा वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक। अगला हमारा टॉपिक है, इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे इसको देखेंगे। पहला है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है।
इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ठीक है, यानी बुढ़ापा। तो इसमें जातिवाचक का बोध है, व्यक्तिवाचक का है, भाववाचक का है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, ये भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो ये बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। अब लगाता आता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा आपको बताना है। क्रोध जो होगा वो संज्ञा शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगला है आंसू का बहुवचन क्या है, ये आपको बताना है। आंसुएं, आंसुओं, या फिर आंसू। तो आंसू का जो बहुवचन शब्द पूछा गया है वो हो जाएगा आंसुओं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है 9वां नंबर, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए आप। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, या दया। तो पुल्लिंग आपको चुनना है, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो बुढ़ापा जो हो जाएगा इसमें क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगला है हमारा आखिरी इस टॉपिक का कि निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान किया, आपने याद भी किया होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध का के की, इस तरीके से आपने याद किया होगा। तो इसमें से आपको बताना है कि अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है, या फिर अपादान कारक है। तो हमारा हे अरे जो होता है वो क्या होता है, वो संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 6वां नंबर कि अनिल का पर्यायवाची आपको बताना है। ये आपको क्या होगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, इस तरीके से देखा जाए। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, दूध। ठीक, दूध जो है वो अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। अरच निवासी, अरबी, कमल, या फिर भ्रमर, ये आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अरविंद होता है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। शार्दुल, अहि, हिरण, या फिर कुरंग। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, शार्दुल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं जानवी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो संसार, जान लेने वाली नहीं नहीं सॉरी, जानने वाली होता है। ठीक है, या फिर सुरसरी, या फिर जनमुख। ठीक है, तो जहन्नुम। अच्छा, शब्द पर्यायवाची शब्द भी बड़े अजीबोगरीब बताए इन्होंने, जहन्नुम। तो जाह्नवी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है माफ़ कीजिएगा, ये होता है सुरसरी। ठीक है, ना कि जहन्नुम और जानने वाली। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से हमारा ये भी टॉपिक जो है समाप्त होता है। आइए हम अपनी आखिरी टॉपिक की ओर जो है अग्रसर होते हैं। आखिरी टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द होगा। मौन का विलोम आपसे पूछा गया है। मौन का विलोम मुखर होता है। 6 नंबर से अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्किप कीजिएगा। रेखांकित छपे शब्द के लिए आयुक्त विलोम का चयन कीजिए। वह अपने विषय में पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ का आपको पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द चुनना है। ठीक है, अभिज्ञ का, अभिज्ञ मतलब जानना। ठीक है, अनभिज्ञ मतलब नादान रहना या फिर नहीं जानना किसी चीज़ के बारे में। कहते हैं ना कि ये अनभिज्ञ हैं, अभी इनको कुछ पता नहीं है। अगला हमारा है कि 7वां रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। किसकी व्यथा नहीं जान सकता, विपन्न की, निष्पन्न की। तो सिंपल सी बात है, विपन्न। संपन्न मतलब क्या होता है कि सब चीज़ों से भरपूर। विपन्न मतलब क्या होता है कि कोई भी उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। विपन्नता मतलब क्या होता है कि खालीपन। ठीक है, विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा, विस्तार, लघु। तो विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, ना कि लघु। ठीक है, विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। विस्तार मतलब बड़ा करके, संक्षेप मतलब छोटा करके। गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा आपको बताना है। गरिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा। ठीक है, अगला हमारा है और आखिरी इस प्रश्न का। ठीक है, मौखिक का विलोम क्या हो जाएगा, मौखिक का विलोम आपको बताना है। तो मौखिक का विलोम हो जाएगा हमारा लिखित। ठीक है, इससे संबंधित मैं बता दूं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका बुक जो है ऑलरेडी आपको मिल चुका है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके हैं। सभी टॉपिक के आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और CUET का NT। तो अगले क्वेश्चन हमारे 25 जो होंगे वो ज्योग्राफी के होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज्योग्राफी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है,
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी है। ठीक है। अगला है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उसे क्या कहते हैं? गुरु शिखर। ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये आप थोड़ा सा सोचिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर के अंतर्गत आता है। वहीं अगला प्रश्न है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? अब आपको बताना है कि पहला तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उसकी ऊंचाई कौन है। थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर ढूंढिए। इसका जो आंसर होगा वो 8,850 मीटर है। ठीक है, मैरियाना गर्त। अगला हमारा है कि कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? ठीक है। तो कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में अवस्थित है। वहीं अगला दर्रा है कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में अवस्थित है। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि पालधार पालधार जो है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालधार जो है वो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सोचिए और इसका आंसर भी खुद से ढूंढिए। तो नाथुला दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर है कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी पर। वहीं अगला प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो प्रयागराज देवप्रयाग जो है, ठीक है, मिलकर के जो भागीरथी और अलकनंदा है आपस में मिलकर के गंगा का निर्माण करती है। वहीं 14 नंबर हमारा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबल एवं साबरमती से विभाजित होती है। ठीक है, ध्यान देना है आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती से। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि 15 नंबर कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ का रण में गिरती है। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ हैं जो मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील कहाँ पे है? तो वो है तिब्बत में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? यह आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं 19 नंबर प्रश्न आपका है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? यानी शुष्क भूमि में सर्वाधिक जो है फसल किसकी पैदावार होती है? तो मूंगफली की। ठीक। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आपको पता ही होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि उदयपुर की जवारा खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो उदयपुर की जो जवारा खानें हैं वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। महासागरी एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो जो महाद्वीपीय और महासागरी परतें होती हैं उनमें अंतर किसका होता है? घनत्व का। किसका घनत्व अधिक होता है, किसका कम होता है? तो महाद्वीपीय, महासागरी और महाद्वीपीय जो है यहाँ पे पूछा गया है। देखिए, महासागरी का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, महाद्वीपों का कम होता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो प्रायद्वीपीय भारत का कोरोमंडल जो तट होता है वो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का जो कोरोमंडल तट है वो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है।
वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थों की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय क्षेत्र के अधिकतम समृद्ध देश कौन सा है, माफ़ कीजिएगा, खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो है भारतीय क्षेत्र में अधिकतम समृद्ध कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को जो है वो भागीरथी से जल प्राप्त होता है। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि हमारे ज्योग्राफी के थे। आइए देख लेते हैं हमारे हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। पहला प्रश्न मेरा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, एम.एस. वत्स या फिर अन्य? देखिए, दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कोई और? किसने जो है जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह या फिर मोहम्मद गौरी और अजयपाल? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था। वहीं चौथा नंबर प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। किसने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया था? मुर्शिद कुली खान, शहादत खान, सरफराज खान या अन्य? तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? 1853, 1856, 1863 या 1865? विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में आया था। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877 में, 1833 के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 के बाद? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है, जो 1858 में जो है अंग्रेजों ने फूट डालो एवं शासन करो की नीति जो है अपना ली थी। आपस में छोटे छोटे राजाओं को लड़ाते थे। अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 10 वर्ष? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है वो 7 वर्षों तक लगातार चला था। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि आर्य भारत से कहाँ से आए थे? आर्य जो थे भारत में वो कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिणी एशिया से? तो जो आर्य थे वो केंद्रीय एशिया से भारत में आए थे। अगला प्रश्न है आपका, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक या फिर आर्य में? तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। वहीं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 10वां प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? गुप्त समाज की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त ने किया था। हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? वैग्म खान और हेमू, अकबर व मिर्ज़ा हकीम, अकबर व वैग्म खान, अकबर व राणा प्रताप? तो वैग्म खान व हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान, इराक, पर्शिया या तुर्की? मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या शेरशाह? बाजीराव पेशवा जो है कि जो प्रेयसी कौन थी वो, यानी प्रेमिका कौन थी वो मस्तानी थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या तंगेज खान? तो खिलजी ने बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, ठीक है, खिलजी ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? तो सूरत में मुगल काल में जो है सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में स्थापित किए थे।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। पहली सहायक संधि रुहेलखंड, निज़ाम, अवध या झांसी। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी? निज़ाम थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या स्वाति तिरुपाल। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर की किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? जो कि फाहियान था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री भारत में आया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स, अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। तो शाहजहां को प्रिंस ऑफ द बिल्डर के नाम से पुकारा जाता था। वहीं अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। वहीं 21 नंबर है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो किया गया था महायान संप्रदाय के माध्यम से। 23 नंबर है कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास। उस्ताद ईसा जो कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार के अंतर्गत आता है। वहीं अगला प्रश्न अगर देखें तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय या नागार्जुन। तो कल्कि, ठीक है, अनुसार जो गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है उसे कल्कि को माना जाता है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या रंग महल। तो पंचमहल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया था। आइए देख लेते हैं हमारे राजनीतिक विज्ञान से 25 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले साल पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। पहला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 123, 352, 312 या 143। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 143 के तहत परामर्श ले सकता है। वहीं अगला हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? 138, 139, 137 या 143, 143। तो 137 के तहत जो है न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही गई है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो वो भारत का उच्चतम न्यायालय के माध्यम से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो संविधान सभा का जो है संविधान को पारित कब किया गया था अंतिम रूप से? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अभी हमने इस चीज़ को देखा है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान को संशोधन करने की शक्ति जो है वो प्रदान करती है। संविधान संशोधन की बात 368 के तहत की गई है। 368। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? संविधान में जो है मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश
किस समिति के द्वारा की गई थी? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। वहीं अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तब उस जगह पर भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है पदासीन होता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं थे। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन किस प्रावधान के तहत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान 1991 में जो हुआ था, 1991 और 1992 में, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन 9th बी में जो शेड्यूल जोड़ा गया है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित ये है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यानी ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वहीं भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें निहित है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चन जो है हो गए हैं और हमारा ये सेशन भी डन हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में रचा गया था, ठीक है। ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है वहीं पे कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो रोज मिलियन बैथ्यू जो थी यूपीएससी की पहली अध्यक्ष महिला थी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में जो है 18 वर्ष कर दी गई न्यूनतम आयु वोट देने का अधिकार को, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो टीटीकाका झील जो है वो पेरू और बोलीविया में स्थित है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट जो है
जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें शामिल कर लिया गया है। तो तिब्बत की उरु तसो झील जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं। महू, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस स्थान पर है। इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो मेघालय में है, ठीक है, मानिसराम। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा की खान से, ठीक। वहीं अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न है कि पोलो खेलते समय कितनी भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वहीं अगला प्रश्न आपका है, अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सीमांत गाधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गाधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है। तो सफ़ेद क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो है 25 वर्ष। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के अंतर्गत आता है। वहीं अगला प्रश्न है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश है। तो वेस्ट इंडीज जो है वो प्रथम विश्व कप जीतने वाला पहला देश है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। तो राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। 356। 3 संवैधानिक प्रावधान हैं, ठीक है, जो कि बताए गए हैं 352, 356 और 360, ठीक है। अब आपको बताना है कि 352 में क्या है और 360 में क्या है। अब आपको पता चल गया होगा कि 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन है। 352, 360 आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो अनुच्छेद 21A के तहत चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो अपोलो 11, ठीक है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला कौन है, अपोलो 11। और चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखिए आपके वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी में जो एक क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें है सी हैड अ पेक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, यानी इसमें पेक्यूलियर जो वर्ड है इससे सिमिलर कौन सा वर्ड होगा वो आपको ऑप्शन में देख के आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है अनयूजुअल, दूसरा है प्लेसिड, तीसरा है प्लीजेंट और फोर्थ ऑप्शन है टेनेशियस। देखिए पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है। पहले पेक्यूलियर का मतलब होता है जो कि बहुत विचित्र होता है हिंदी में, यानी कि जो कि डिफरेंट हो, चीज़ों से अलग हो, स्ट्रेंज हो, जो कि यूजुअल ना हो। तो इसमें ऑप्शन ए अनयूजुअल भी इसका राइट आंसर होगा, वही होगा विचित्र। प्लेसिड का मतलब होता है जो बहुत ही शांत हो, और सेकंड प्लीजेंट है, थर्ड ऑप्शन में प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब होता है, आप जानते हो कि काफ़ी सिंपल सा वर्ड है। प्लीजेंट का मतलब होता है कि बहुत ही खुश वाली चीज़ जो होती है वो प्लीजेंट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट। इसमें आपको अपोजिट बताना है। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सी रेयरली कम्स हेयर, इसमें रेयरली जो वर्ड्स है इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा। फर्स्ट इज सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है खुद से। सेकंड है नेवर, थर्ड इज ऑलवेज एंड द फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंटली। तो रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, तो इसका अपोजिट क्या होगा।
जो लगातार होता रहे। तो यानी कि ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंटली इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंटली इसका सही आंसर होगा। तो आप रेयरली, फ्रीक्वेंटली, बेयरली, ये सारे वर्ड्स को आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस जरूर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इडियम बताना है, जो अंडरलाइंड इडियम है कि हैविंग वर्कड फॉर मोर देन 10 आवर्स दे कॉल्ड इट अ डे। देखिए इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉल्ड इट अ डे ये अंडरलाइंड है, इसकी आपको इडियम बतानी। कॉल्ड इट डे को क्या कहते हैं, हिंदी में एक इडियम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट है दे कॉल्ड द डे, क्या उन्होंने दिन को बुलाया, स्टॉप वर्किंग, या फिर मूव टू अनदर वर्क। एंड चौथा ऑप्शन जो है वो है कॉन्टिन्यूड वर्क। देखिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा क्या है कि हैविंग वर्क फॉर मोर देन, यानी कि 10 घंटे काम करने के बाद उन्होंने दे कॉल्ड इट डे, यानी कि इससे क्या सेंस आ रहा है, इससे सेंस ये आ रहा है कि 10 घंटे काम करने के बाद उन्होंने वर्क को रोक दिया। ठीक, तो कॉल्ड इट डे का मतलब होगा कि स्टॉप वर्किंग। तो ये इसका राइट आंसर होगा, स्टॉप वर्किंग। ध्यान रखिएगा इडियम फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस को याद कर लीजिए। तो दे कॉल्ड इट अ डे, कॉल्ड डे का मतलब स्टॉप वर्किंग होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इसका ऑप्शन है इनक्यूरेबल। देखिए इनक्यूरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी क्योर, जिसकी क्योर नहीं की जा सकती वो इनक्योरेबल होगा। सेकेंड इज इनकॉरिजिबल, दिस इज द राइट आंसर। इनकॉरिजिबल दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसी को इनकॉरिजिबल कहते हैं। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। चलिए और ऑप्शंस को भी देखते हैं। हार्डन मतलब होता है जो बहुत ही कठिन चीज़ होती है, जिसको करना बहुत इजी नहीं होता है, दैट इज़ हार्डन। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल चीज़ वो चीज़ होती है दैट कैन नॉट बी हार्म ईजली, जिसको ईजली हार्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी हार्म ईजली, उसी को कहते हैं इनवल्नरेबल। कैन नॉट बी हार्म ईजली इज कॉल्ड वल्नरेबल। Moving to the next question, choose the correct option which fits in the given blanks of each question. Which of each of the boys did work। देखिए यहाँ पे ब्लैंक है each of the boys, तो बीच में क्या फिल होगा, his work, him work, their work, his work या her work। देखिए इससे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जब भी ईच आएगा, अगर आपको कहीं भी ईच आता है तो ईच के बाद जो कि कैसी वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, क्योंकि ईच आफ्ता, तो यहाँ पे हमेशा हिज यूज़ किया जाएगा। अच्छा हर क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि बॉय है तो हिज यूज़ किया जाएगा। इसमें कभी प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउंस का यूज़ नहीं किया जाएगा ईच के बाद, ये ध्यान रखिएगा। अब फिल इन द प्लेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए अब इसमें बताना गया है कि द के बाद कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक है, आपको बताना है कि द टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। देखिए इसमें पहली जो है वह है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब तो कठिन होता है, तो इससे रिलेटेड यानी कि माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं, टॉप के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया इसमें, ये आपको बताना है। तो देखिए एसेंट का मतलब होता है हमारे बोलने की जो स्टाइल होती है उसको एसेंट बोलते हैं। लोग कहते हैं नहीं इसका एसेंट बहुत अच्छा है, इसका एसेंट डिफरेंट है, तो ये एसेंट होता है। फिर ये जो एसेंट है इसका मतलब होता है ऑप्शन 3 में जो है कि इसका मतलब होता है टॉप, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो एसेंट और एसेंट में डिसेंट मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसेंट क्वालिटी का, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गो थ्रू द गिव सेंटेंस एंड मार्क द पार्ट दैट वाज हैन एरर, यानी कि आपको इसमें एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन इज आई कंसीडर हिम एज माई ब्रदर, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए आप इसमें देखिएगा कि कैसे आप पहचानेंगे एरर। मैं इससे रिलेटेड आपको जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए कंसीडर के बाद कभी भी एज का यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसमें पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी एरर है कि यहाँ पे क्या नहीं होगा, एज नहीं होगा। तो इसका जो राइट सेंटेंस बनेगा वो होगा आई कंसीडर हिम माई ब्रदर, इसमें एज का यूज़ नहीं होता। अच्छा साथ साथ आप ये भी जानें कि किस वर्ब के साथ
एज का यूज़ होगा, देखिए अगर कहीं नो है इसके साथ यूज़ हो सकता है, रिगार्ड है इसके साथ एज का यूज़ हो सकता है। आई रिगार्डेड हिम एज माई ब्रदर, आई नो हिम एज अ डॉक्टर, एज अ हिज प्रोफेशन, कुछ भी कर सकते हैं। इन वर्ब के साथ हम एज का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में इसमें एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एरर बताना है कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो पब्लिक स्पीकिंग इसमें कोई एरर है नहीं। अब इसमें आपको सेकंड में ही एरर है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म। तो देखिए जब भी वन ऑफ द का यूज़ होगा तो वन ऑफ द के बाद जो यूज़ किया जाएगी वर्ब, तो उसमें क्या होगा, फॉर्म नहीं फॉर्म्स होगा, मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स होगा। वो हमेशा प्लूरल में आएगा क्योंकि कई में से एक को चुन रहे हैं तो वो कई चीज़ होनी चाहिए ना। तो फॉर्म एक चीज़ दिखा रहा है तो इस फॉर्म्स होगा, तब वो कई चीज़ जाके दिखाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म नहीं बल्कि फॉर्म्स होगा। तो मेक श्योर कि जब भी वन ऑफ का यूज़ होगा तो उसके बाद जो नाउन यूज़ किया जाएगा वो प्लूरल में होना चाहिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप अरेंजमेंट करना है, ये भी आएगा। आपको अरेंजमेंट करने से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको 3 पार्ट दिए गए होंगे, उसमें आपको कौन सा पहले आएगा सेंटेंस, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। जैसे मेनी थॉटफुल पर्सन्स टू रिजेक्ट ऑब्जेक्शन दैट प्री डिस्पोजेस पैरेललिज्म अनकॉम्प्रोमाइजिंगली। इसमें आपको रीअरेंज करना है इसको। तो देखिए कौन सा है आपका सही होगा। तो इसमें वाई ऑब्जेक्शन दैट प्री डिस्पोजेज पैरालेलिज्म अनकॉम्प्रोमाइजली, इसमें वाई एक्स जेड यानी कि यही सही हो रहा है। तो वाई एक्स जेड इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसमें भी आपको अरेंज वाला क्वेश्चन ये है कि वन द रन फॉर मेनी मंथ्स रिजल्टेड एट द टाइम सिंह वॉज देयर आफ्टर एंड नो कन्वेक्शन। देखिए इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो रिजल्टेड एट द टाइम, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर दूसरा ऑन द रन फॉर मेनी टाइम, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ लग रही होगी आप खुद। एंड नो कन्वेक्शन, एंड से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं। तो ऑप्शन आर जो है सिंग वॉज देयर आफ्टर, इससे स्टार्ट होगा, देयर आफ्टर ऑन द रन फॉर मेनी मंथ्स। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी RPS Q, इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रीअरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। डेमोक्रेसी इज इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग। देखिए अब उसके बाद जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, 5-5 क्वेश्चन एक पैसेज से रहेंगे। तो इसमें जो आपका, इसको आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग, इट एलाइसेस इटसेल्फ विद चेंज एज द राइटर लुइस एच लैफम राइट इन एज। इन्होंने एक बुक लिखी, उसके ऊपर पूरा है ऑफ फॉली विच engenders movement which induces friction which implies unhappiness। ये पूरा आपको पैसेज दिया जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए। necessary conditions of its existence yet it creates a more just society than any other arrangement as। आप पढ़िए, आपको वीडियो पॉज करके पूरा इसको पढ़िए सेंटेंस को, फिर आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप इसका आंसर देने की। मेक करेक्टिव एक्शन, उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वॉज नीड ग्रेटर विजिलेंस एंड सॉलिटरी, यहाँ तक आपका पैराग्राफ है। फिर है टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी वी डिड, डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आप इसको पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की या मूवमेंट्स की, विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी की, या डाउट्स एंड मिसफायरिंग की। तो इसमें आपको देखिए विजिलेंस एंड सॉलिडेरिटी यही आपका एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बाकी सारे नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं, बट ज़रूर आप एक बार पढ़ के ट्राई कीजिए। विजिलेंस मतलब होता है सावधानी, सचेत होना, और सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी से यहाँ पे है। तो ये यूनिटी और सचेतना, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। इसमें फिर सेकंड क्वेश्चन है कि यूनिटी मीन्स द सेम, यूनिटी का क्या मतलब होता है।
तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि विजिलेंस का मतलब तो सचेत होना होता है, डिवीज़न का मतलब भाग होना, डिस्पैरिटी का मतलब अलग अलग होना, और सॉलिडेरिटी का मतलब ही होता है कि क्या, यूनिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब यूनिटी होता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वी ऑल आर माइनॉरिटीज़ हेयर बाय। हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं किसके द्वारा, रिलीजन या ऑक्यूपेशन से, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन से, पाथ 1 and 2 यानी किससे। तो हम लोग माइनॉरिटी किससे हैं, इंडिया इज़ अ माइनॉरिटी बाय लेवल ऑफ एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी, इसके हिसाब से हम लोग माइनॉरिटी में हैं। फिर अगला है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी आर इन परपीचुअल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग हम परपीचुअल एक्सपेंसन ऑफ किस चीज़ के, इन्फेक्शन, एक्सपेंसन होगा सॉरी, मतलब कि फैलाव किस चीज़ का हो रहा है। डेमोक्रेसी इज़ अ फेलियर है, या द आइडिया ऑफ डाउटिंग है, फिर कॉन्फ्लिक्ट है, द आइडिया दैट वर्ड इज़ नॉट इटसेल्फ। तो देखिए इसमें आप पाएंगे, जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि द आइडिया दैट वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन। तो अगला जो पैसेज है, इसमें 2 पैसेज आते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज है, दिस ईयर आई सेलिब्रेट 25 ईयर्स विद अ सीइंग आई डॉग व्हेन आई केम टू द सीइंग आई इन 19। आप लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप पहले अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर देना आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। व्हाट डज कैनाइन पार्टनर रिफर्स टू। कैनाइन मतलब होता है वन हू लुक्स लाइक डॉग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड सीइंग आई डॉग, यानी ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द नरेटर फर्स्ट गाइड डॉग। नरेटर का फर्स्ट गाइड था वो नॉवेल था। Moving to the next question, which of the statements not true? The narrator is grateful, the narrator is visually impaired, the narrator is undergoing physical therapy. देखिए यही कोई फिजिकल थेरेपी से नहीं गुजर रहा था। दिस इज नॉट ट्रू द स्टेटमेंट। एंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का मेन थीम क्या था, द ट्रेन्स ऑफ डॉग, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग आई डॉग, कीपिंग सेफ फ्रॉम डेंजर्स एंड डॉग्स। देखिए इसका पैसेज का मेन थीम जो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग आई डॉग। ठीक, तो आप पैसेजेस को भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर है एंटोनिम, सिनोनिम भी आते हैं और एंटोनिम भी दो आते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो अर्बन। अर्बन का मतलब जो लोग सिटी में रहते हैं उनको अर्बन बोला जाता है। अच्छा, फॉरेन जो लोग विदेशों में रहते हैं, रस्टिक जो गंदे लोग होते हैं, रूरल जो लोग गाँव में रहते हैं। तो इसका सही आंसर रूरल हो जाएगा। अगला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है जो दुश्मन की जैसा बिहेव करता है। ठीक है, वन हू हेट्स एवरीवन। और इसका अपोजिट होगा एमिएबल होगा, क्योंकि एमिएबल का मतलब होता है वन हू इज़ फ्रेंडली। एड का मतलब होता है हेल्प। एड का मतलब हेल्प होता है। सैड, सैड का मतलब तो दुखी होता है। फिर अगला वर्ड है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है जो बहुत चालाक होता है, इसको एस्ट्यूट बोलते हैं। प्रूडेंट, इसका मतलब भी चालाक होता है। स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, वन हु इज़ नॉट इंटेलिजेंट। तो इसका अपोजिट यही हो जाएगा। और वर्ड अवेयर का मतलब जो चीज़ों के बारे में जानता हो। रिस्पॉन्सिबल जो मतलब जो चीज़ों की जिम्मेदारी लेता हो। वर्ड सिग्निफिकेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट पर्सन है। मोदी इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन। सो अनइम्पॉर्टेंट मतलब वाज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर होगा। डेनिग्रेशन एंड सेपरेट। सेपरेट मतलब होता है अलग होना। अब इसमें इडियम फ्रेजेस भी आते हैं। एट 11th आवर। देखिए एट द 11th आवर का मतलब होता है, इस इडियम को यूज़ किया जाता है तब जबकि बहुत लास्ट मिनट पे कोई चीज़ हैपन होती है, लास्ट सेकंड पे कोई चीज़ आती है। जैसे कोई मैच हो रहा हो तो चेन्नई यानी CSK वन द मैच एट द 11th आवर, यानी कि मैच फिनिश होने वाला था और उसने लास्ट सेकंड पे छक्का मार के धोनी ने मैच को जिता दिया। तो एट द 11th आवर यानी लास्ट पॉसिबल टाइम। कि पहला नहीं होगा, इनिशियल भी नहीं होगा, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया एट द 11th आवर। आपको एग्जांपल से भी बता दिए। योर मैन सर्विस वर्क, इस इडियम का क्या मतलब होगा, एक्सीलेंट वर्क। देखिए एक यही होगा
ह्यूमन सर्विस वर्क मतलब एक्सीलेंट वर्क। अगली है जंप ऑन द बैंड वैगॉन। देखिए जंप ऑन द बैंड वैगॉन का मतलब होता है कि कोई चीज़, जो चीज़ पॉपुलर हो, ट्रेंड में हो, उसको सपोर्ट करना, वो वही चीज़ करना। इसका ऑप्शन है टू गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्टी, टू जज बाई अपीयरेंस, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। ये ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, टू ज्वाइन अ बैंड वैगॉन, यानी कि जैसे कि पीपल आर डूइंग बीटेक सो दैट्स वाई आई जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, आई ऑल्सो डिड बीटेक। मैंने भी बीटेक के लिया क्योंकि लोग बीटेक कर रहे थे, यानी कि मैंने इस पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो किया। आई जम्प ऑन द बैंड वैगन। आप इसका यूज़ करते रहिएगा सेंटर। इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स। देखिए वर्ड है फर्टाइल। फर्टाइल का सिनोनिम क्या होगा? फर्टाइल का मतलब जो चीज़ बहुत उपजाऊ होती है उसको फर्टाइल बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे सामने फ्रूटफुल, ऑप्शन सेकंड है बैरन, ऑप्शन थर्ड है डेड और ऑप्शन फोर है अनफर्टाइल। देखिए तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपको सिनोनिम बताना था, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है फ्रूटफुल, तो फ्रूटफुल विल बी द राइट आंसर फर्टाइल का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका भी सब में सिनोनिम ही बताने हैं। इसेंशियल मतलब होता है जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो। अनवांटेड नहीं होगा, अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए। इनसिग्निफिकेंट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अनडिजायर्ड का मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नेसेसरी मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी दिस इज़ द इसेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत जो मेहनती हो, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इज डिलीजेंट। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET विथ हार्ड डिलीजेंस, यानी यू आर वेरी डिलीजेंट बॉय। रेकलेस मतलब होता है जो कि बिल्कुल भी जिम्मेदार ना हो, लापरवाह हो। कंसीटेड मतलब जो कि लापरवाह रहता हो, यानी कि। और एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ही जो जिम्मेदार हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आपको बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ़ करना, तो प्रेज इसका मतलब भी किसी की तारीफ़ करना। डिफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिसिट मतलब भी कमी होता है, जैसे पैसे की डेफिसिट हो गई। इनसफिशिएंसी मतलब कमी होता है चीज़ों की, इनसफिशिएंट मात्रा में थी चीज़ें। फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डर्थ, डर्थ का मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि कमी। ये लैक का सिनोनिम है, LAC के लैक। अबेंडेंस, अबेंडेंस मतलब कोई चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। एडरेंट मतलब किसी से जुड़ी हुई चीज़ होती है। एडवर्सिटी मतलब होती है आपदा होती है। लैक मतलब कमी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4 लैक, डर्थ का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कोई स्पेशल चीज़, कोई स्पेशल क्वालिटी वाली चीज़। तो इसका पर्टिकुलर मतलब भी होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, यही इसका सही आंसर। कॉमन मतलब जो हर जगह हो, यूजुअल मतलब भी जो हर जगह जो चीज़ हो, ऑर्डिनरी मतलब जनरल चीज़। तो कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑप्शन, इसमें भी इफ्लुएंट का बताना है आपको। तो देखिए इफ्लुएंट मतलब जो चीज़ बह जाती हो उसको इफ्लुएंट कहते हैं। कोई चीज़ को जैसे सीवर में पानी को इफ्लुएंटली छोड़ दिया जाता है, तो उसी को इफ्लुएंट किया गया। डिस्चार्ज मतलब भी छोड़ देना होता है। इनचार्ज मतलब अंदर लेना, कंट्रोल में लेना। मैंने उसको चार्ज में, इंचार्ज इसके ऑफिसर है, पुलिस को इंचार्ज बनाया जाता है ना, यानी कि उसको कंट्रोल में लेते हैं। तो इसका सही आंसर इफ्लुएंट का डिस्चार्ज हो जाएगा। इफ दोनों का मतलब होता है चीज़ों को छोड़ना, ठीक। और ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी। पिटी मतलब दया। चूज द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट। नोविस, नोविस का मतलब होता है जो कि नया नया हो, नौसिखिया होता है। मास्टर मतलब जो कि एक्सपर्ट हो गया। प्रोफेशनल मतलब भी एक्सपर्ट होता है। बिगिनर मतलब जो नया नया होता है। तो इसका ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, नोविस। डिनायल मतलब कि किसी चीज़ को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, विल बी द। तो इसका सही आंसर परमिशन मतलब किसी को अलाउ करना। सैंक्शन मतलब, सैंक्शन जैसे रशियन और यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो रशिया पर वर्ल्ड ने सैंक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया। डिसमिस कर देना यानी कि किसी को हटा देना। अप्रूव करना मतलब उसी को अलाउ करना, तो इसका डिसमिस हो जाएगा। डिनाई का मतलब मना कर देना और डिसमिसल मतलब भी मना करना। जेन्युइन मतलब कोई सही चीज़ हो। फंडामेंटल मतलब बेसिक।
ठीक। इम्प्लाइड मतलब जिस चीज़ को इम्प्लाई किया जा सकता है। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन हो, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ऑथेंटिक और जेन्युइन का मतलब यही चीज़ जो राइट हो, ट्रस्टफुल चीज़ होती है जेन्युइन।